बढ़ते हैं। हमारे साथ एबेकस म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर प्रतीश कृष्णन जुड़े हैं, उनसे बात होगी। प्रतीश जी, गुड आफ्टरनून। और मार्केट पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज़ जानना चाह रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड लॉन्च किया है इस समय, लार्ज एंड मिड कैप फंड। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि यहाँ से अभी स्मॉल कैप के बजाय लार्ज स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छा एक अल्फा जनरेशन की होप रहेगी? Sure, no, thank you so much for having me here. हमारा ये बेसिक अंडरलाइंग प्रीमाइस रहा है कि ओवर द लास्ट 2 इयर्स में आप कोई भी इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ब्रॉडली इंडेक्स रिटर्न हैज बीन लाइक फ्लैटिश ओवर द लास्ट 2 इयर्स, निफ्टी 500 या फिर निफ्टी 150 मिड कैप एंड अंडरलाइंग जो स्टॉक्स है काफी करेक्ट हुए हैं। सो हेडलाइन नंबर आपके फ्लैटिश है। हमने ये डेटा देखा है कि रफली अराउंड 60% ऑफ द स्टॉक्स हैव करेक्टेड लाइक मोर देन 20% ओवर द लास्ट लाइक 2 इयर्स अपने पीक से। सो अंडरलाइंग स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए हैं, लेकिन इसी समय पे अर्निंग्स काफी रेसिलेंट रही है। सो अगर मिड कैप की अगर मैं बात करूं ऑन एग्रीगेट बेसिस, मिड कैप हैज ड्रिवन ऑलमोस्ट लाइक 20% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ ओवर द लास्ट 2 इयर्स। सो एक काफी डाइवर्जेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड अर्निंग्स, या हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्ली जो पीई करेक्शन जो पीक में था इन टर्म्स ऑफ द सितंबर 24 लेवल्स, वहां से पीई हैज काइंड ऑफ कम ऑफ। प्लस हमें ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ तो रिवाइव हुआ है, ये काफी सस्टेनेबल है इन दी नेक्स्ट लाइक 15 to 18 मंथ्स। इवन द Q1 नंबर्स जो अब तक देखने मिले हैं, Q1 नंबर्स आर लाइक फेयरली डिसेंट। जो मार्जिन्स के जो प्रेशर थे वो प्रॉब्ली शायद नहीं आए, मे बी Q2 में शायद मार्जिन प्रेशर्स हो गए, बट अगर प्राइस करेक्शन हो चुका है, अर्निंग्स आर फेयरली रेसिलिएंट एंड दे विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट लाइक 2 years, then probably ये space देखने जैसा है, which is why mid cap and large caps in general looks interesting overall from a broader basis. ओके प्रतीश जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। लार्ज कैप और मिड कैप्स को लेकर आप ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अब अर्निंग्स पर भी आपने अपनी राय रखी, बैंक्स को लेकर कहा आपने ठीक ठाक नतीजे आए, लेकिन दूसरा बड़ा स्पेस आईटी स्पेस को लेकर आपकी राय क्या है? क्या क्वार्टर 1 नतीजे आपको ठीक ठाक लगे हैं? जो एक बड़ा डर था आईटी को लेकर, क्या वो धूमिल होता हुआ जा रहा है? एआई को लेकर जिस तरीके से कंपनी एक्विजिशंस कर रही हैं, अब इन सब को लेकर क्या व्यू बन रहा है? या आईटी में हमारा एक ब्रॉडर हाउस व्यू रहा है कि इन टर्म्स ऑफ कि प्राइसेस हैव करेक्टेड, ब्रॉडली जो करेक्शंस आ चुकी है मार्केट में प्राइस वाइज, लेकिन जो अर्निंग्स का जो अनसर्टेनिटी है दैट मोर और लेस रिमेन्स। सो हमने ये नहीं देखा कि अर्निंग्स में काफी कुछ गिरावट आ रही है, बट अर्निंग्स आर ब्रॉडली मेंटेन्ड। लेकिन हमारे जो एबेकस फ्रेमवर्क में जो इन टर्म्स ऑफ ए सर्टेन अर्निंग्स का जो पोटेंशियल हमें दिखना चाहिए फ्रॉम द सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, वो शायद इस माहौल पे दिख नहीं रहे हैं। सो एटलीस्ट डबल डिजिट अर्निंग्स आना चाहिए फॉर एनी सेक्टर और एनी स्टॉक टू बी अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। So from a portfolio perspective, IT services जो है still is low at this point of time, but there are other segments जो interesting लग रहे हैं। ओके, डबल डिजिट ग्रोथ मिसिंग है, और वो अगर आप देखिए जब तक मिसिंग है तब तक शायद आप प्राथमिकता नहीं देंगे। अच्छा प्रतीश जी, व्हाट अबाउट ऑटो? जैसे कि आपने कहा कि अदर बास्केट्स विच आर डूइंग वेल, ऑटो एक ऐसे फेज से गुजरा जब हमने ऑयल शॉक देखा एक बार फिर से, है ना? और अभी भी अगर आप देखें क्रूड एट 89-90 ट्रैजेक्टरी, लास्ट 2 महीने के रिपोर्टेड सेल्स नंबर्स में ईवी की तरफ ट्रांजिशन काफ़ी बढ़ रहा है। बहुत सारी स्टेट्स पॉलिसी अगर आप देखें ईवी की तरफ झुकाव उनका हो रहा है। ऑटो पे आपकी प्लेसमेंट कैसी है इस वक्त? काफी बुलिश काइंड ऑफ पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ द ऑटो सेगमेंट, स्पेशली जो कंपनीज जिसमें डोमेस्टिक रिवाइवल है, डोमेस्टिक ग्रोथ काफी अच्छी रही है, प्लस एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ, हमने देखा सम टू व्हीलर्स नेम्स या फिर जो 4 व्हीलर सेगमेंट में exports have revived, exports are growing faster overall kind of, rupee is also depreciated. So both the segments जो लेकर जो generally auto में growth potential काफी अच्छा है। Second, हमें लगा probably margins में शायद एक pressure आएगा in this quarter. Margins have been broadly better than expected. Maybe शायद जैसे मैंने बताया Q2 में शायद और margins का एक pressure आ सकता है, but अगर overall on a full year basis company's commentary in terms of domestic volume growth is fairly decent, तो underlying demand काफी अच्छी है, and अगर if they are able to kind of pass on the price and maintain the demand, then the sector should be fine. प्रतीश जी, मेटल्स और माइनिंग को लेकर आपका क्या व्यू है? अभी एक रिसेंटली लिस्टिंग भी हुई जिसमें एबेकस का प्री आईपीओ से काफ़ी निवेश था, लेकिन ये जो पूरी स्पेस है ये आपको कैसी लग रही है अब?
Yeah, हमने broadly देखा कि global में in terms of on the especially on the aluminum side, the overall volume growth is fairly resilient. जो expansions हो रही है in terms of multiple markets, in terms of the demand side, on the power segment, in terms of data centers, also the EV segment and all. So there is a base kind of volume growth, and especially जो players है जिसमें काफी I think from India perspective, the cost benefit or the cost backward integration काफी strong रहा है. Those kind of players looks fairly interesting overall. At the same time, metals also very very volatile. So इनका एक correlation रहा है in terms of the dollar index, in terms of how the dollar index behaves. So वो एक probably timing wise देखना पड़ेगा. But from a long term perspective, selective names in metals looks interesting. अच्छा, मैं जा रहा था एक और स्पेस से बात करने के लिए, दैट वाज आई मीन रियल एस्टेट, बट मैं एकदम से मेटल से अगर आप देखें प्रभावित होकर मैं अपना प्रश्न थोड़ा सा केमिकल बास्केट में पूछना चाहूँगा। हालांकि केमिकल बास्केट में ट्रेडिंग स्टेज तो आ रहे हैं प्रदेश जी, बट आगे की कमेंट्री मैनेजमेंट की बहुत शानदार नहीं है। फॉर इंस्टेंस एसआरएफ ने अगले 2 क्वार्टर के लिए म्यूटेड गाइडेंस दिया है। केमिकल में आप कैसे प्लेस्ड हैं इस वक्त? See, chemicals overall is a sector, it's a very small sector and very stock specific. Broadly, अगर आप देखोगे last 2 or 3 years में couple of stocks have done very well based on the fluorochemical और ref gas जो space में जो segments है उन्होंने काफी अच्छे किए हैं. So जरा stock specific kind of segment है इस sector में overall. And our view has been broadly based on certain chemistries and all. Some of them look very interesting, जिसमें शायद margins का जो uplift हमें दिखाई देगा in terms of over the next 2 years, those kind of stocks looks interesting. Stock specific में शायद बात नहीं कर पाऊंगा, but from a fund perspective, there is some allocation to this sector, but very name specific kind of sector segment is what we're looking at. अच्छा प्रदेश जी, क्योंकि मैंने ऑटो पे बात करी, बैंक पे बात हुई, रेट सेंसिटिव्स का एक हमने बड़ा अंश छुआ अब तक, रियल एस्टेट पे आपका टेक क्या है? मैंने अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखें तो प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट इज डूइंग वेल। अब हम इससे जोड़ के 3 स्पेस को देख सकते हैं आप, चाहे रियल एस्टेट को रियल एस्टेट कंपनियां हो, चाहे वो HFCs हो, देन रियल एस्टेट एंसिलरी होम इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर क्या व्यू रखते हैं आप इस वक्त? See, real estate as a cycle, at least the 1Q numbers हमने जो देखा है in terms of the pre-sales numbers are very not much great. एक दो companies का चाहिए, but broadly sector का pre-sales numbers have been down on a YOY kind of basis. So we'll have to see how much the demand is. जैसा आपने बताया selective, एक दो जो premium segment में हमने काफी demand देखा है. But our view is the way you spoke about the ancillary segment, because last 4 to 5 years जो sales हमने देखा है, इनका जो delivery schedules in terms of the next kind of probably to starting with, so the extended space है, maybe the building materials, those kind of space probably one should kind of look at from a broader real estate perspective, like. ओके प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इनफैक्ट सेक्टर्स पर, माफ कीजिएगा स्टॉक्स नहीं, सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पर निगाह रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।